चलिए आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 300 के बारे में, और कल जो लास्ट में हमने पढ़ा हुआ था सेक्शन 299 के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जरा नजर डालिए सेक्शन 299 पर, फिर हम लोग 300 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ था चैप्टर, हम लोग यहाँ पर 16 को डिस्कस करने वाले हैं, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, जिसमें आपने पढ़ा सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, जो लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, और जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आपराधिक मानववाद क्या होता है, और सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन दी गई, और सेक्शन 304 में इसके पनिशमेंट की बात की गई। पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये कल लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे सेक्शन 300 के बारे में कि 300 के जो ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं, और उसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जरा ध्यान दीजिएगा एक बार सेक्शन 300 का। यहाँ पर मर्डर की बात की गई, यानी कि हत्या क्या होती है इसके बारे में बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है तो कब माना जाएगा कि वो हत्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो और मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए सेक्शन 300 पर मर्डर की बात कर रहे हैं। एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर accepted culpable homicide is murder if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। आगे देखिए except in the case here and after accepted culpable homicide is murder। जो एक्सेप्शन में दिए गए पॉइंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये मर्डर की कैटेगरी में आ जाएंगे। कब? जब विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जब उसका इंटेंशन हो कॉजिंग डेथ का। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक नजर डालें, जो हिंदी मीडियम के थे वो भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 300 एतस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। कब? यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया, उनके इंटेंशन से किया गया हो। तो इसके लिए सीधे आप एक बार नजर डालिए यहाँ पर, जो आपराधिक मानववध था उसके पॉइंट्स क्या हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर, मनुष्य की मृत्यु की गई हो, डेथ ऑफ अ पर्सन मस्ट हैव बीन कॉज, ये किसके हैं? आपराधिक मानववध के। फिर यहाँ सेकेंड जो इसका एसेंशियल एलिमेंट्स है उस पर एक बार नजर डालते हैं। यहाँ बात की गई मृत्यु किसी कार्य द्वारा की गई हो, यानी कि डेथ मस्ट हैव बीन कॉज बाय सम एक्ट। फिर फर्स्ट यहाँ बात की गई, देखिए इसमें सेकंड पॉइंट में जो कहा गया था, कार्य मृत्यु के आशय से किया गया हो, एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द डेथ। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, ऐसी शारीरिक क्षति की जाए जिससे मृत्यु हो जाने की संभावना हो, एक्ट डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। थर्ड पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, इस ज्ञान से कार्य किया जाए कि उससे मृत्यु होना संभव हो, यानी कि एक्ट डन विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बट सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे देखिए जो आपराधिक मानववध है उसका एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या है, ये यहाँ पे दो बताएगा, दो में ये तीन पॉइंट्स अलग से इंक्लूड किए गए। तो फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, देखिए मनुष्य की मृत्यु की गई हो, डेथ ऑफ अ पर्सन मस्ट हैव बीन कॉज, और सेकेंड यहाँ बात की गई मृत्यु किसी कार द्वारा की गई हो, डेथ मस्ट हैव बीन कॉज बाय सम एक्ट। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है, मर्डर की जो डेफिनेशन दी गई है उसमें देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ क्या, एतिस्मिन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर। जो अपवाद एक्सेप्शन दिए गए हैं ये नीचे 5 टाइप की एक्सेप्शन है, और जस्ट हम इनको पढ़ने वाले हैं अभी। कौन कौन सी एक्सेप्शन है देखिए, पहले जो डेफिनेशन बोल रहे हैं, इनको छोड़कर आपराधिक मानववध का हत्या नहीं है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड की, एक सेकंड देखिए, फर्स्ट
और सेकेंड एक्सेप्शन ध्यान दीजिएगा, और थर्ड एक्सेप्शन, और फोर्थ, और इसके बाद ये फिफ्थ एक्सेप्शन दिया गया। तो कहा गया कि इन अपवादित दशाओं को छोड़ करके, तो यहाँ डेफिनेशन पर नजर डालिए, ये देखिए जो भी लगा रहा हूं मैं, इनको ध्यान दीजिएगा। कहा गया एथिस्मेंट पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। तो कौन सी अपवादित दशाओं को छोड़ करके, जो 5 टाइप के एक्सेप्शन दिए गए जो जस्ट मैंने आपको अभी दिखाए थे, उनको छोड़ करके आपराधिक मानववध हत्या। अब क्या क्या आ गया, ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो बात की गई कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। अगर एक्सेप्शंस पर हम देखें यहाँ पर, तो 5 टाइप के एक्सेप्शंस की बात की गई है। कौन कौन से हैं? जब किसी को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया जाए, ये फर्स्ट एक्सेप्शन की बात करें, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो, तो ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे बात करेंगे, जो सेकंड एक्सेप्शन है, बात की गई कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का जब अतिक्रमण हो, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तब यानी कि लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण किया जाए, एक्सीडिंग द अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट। और फोर्थ नंबर पॉइंट में बात करेंगे आकस्मिक लड़ाई यानी कि सडन फाइट की बात करते हैं। और फिफ्थ में सहमति से की गई मृत्यु यानी कि डेथ बाय कंसेंट। तो ये जो 5 एक्सेप्शन है, इनको छोड़ करके बाकी सब जो यहाँ डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जितने भी कल्पेबल होमिसाइड हैं वो मर्डर की कैटेगरी में आएंगे। तो 5 टाइप के आपने देखा। तो फर्स्ट में यहाँ अगर हम इनको जो एक्सेप्शन है एक बार नजर डाल लीजिए, एक्सेप्शन में क्या क्या किया गया देखिए जरा। फर्स्ट एक्सेप्शन में कहा गया कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, तो उस व्यक्ति की जिसने की वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे, तो वो क्या वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ सीधी सीधी सी बात की गई कि जब वो आत्म संयम या अचानक प्रकोपन से ऐसी शक्ति से वंचित हो, गंभीर और अचानक प्रकोपन से, तब ऐसी कैटेगरी में उसको कल्पेबल जो होमिसाइड है उसको नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर, मतलब मर्डर में उसे काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी ध्यान दीजिएगा। एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट पर ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। कहा गया कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर wills deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation। तो इस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर। देखिए आगे लिखा हुआ कॉज द डेथ ऑफ पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन और कॉज द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन बाय मिस्टेक और एक्सीडेंटल। तो अगर यहाँ पर इस टाइप की कोई सिचुएशन होती सडन प्रोवोकेशन वाला, तो उस सिचुएशन में जो कल्पेबल होमिसाइड है उसे मर्डर की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये नहीं है तो बिल्कुल उसे मर्डर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, जो इसकी डेफिनेशन है सेक्शन 300 की, उसको थोड़ा सा नजर डालिएगा। क्या कह रहे थे हम यहाँ पर, देखिए एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, कुछ अपवादित दशाओं को छोड़ करके, कौन से जो 5 टाइप की एक्सेप्शंस दिए उनको छोड़कर कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, जिसमें आपने अभी जस्ट फर्स्ट पढ़े। अब कहा गया इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये आपको एक 2 लाइन की डेफिनेशन दिख रही है, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, देखिए जरा ध्यान दीजिए। अब हम सेकेंड उसके एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। सेकेंड एक्सेप्शन में क्या है, सेकेंड एक्सेप्शन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ क्या कहा गया, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है कब, यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे। तो कब, जब प्राइवेट डिफेंस की बात की जा रही है तो उस सिचुएशन में ऐसा करते हैं कि सद्भाव पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे। तब ऐसी सिचुएशन में जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। और कब नहीं आता ध्यान दीजिएगा, और पूर्व चिंतन के बिना ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी हानि करना आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि उसने चोरी किया रोटी का, आपने उसका हाथ काट दिया या उसका मर्डर कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन के लिए नहीं, उतनी जितनी आवश्यक हो
उससे अधिक हानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये सेकंड पॉइंट जो जस्ट हमने यहाँ पर अभी देखा हुआ था, कब ये कि व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का जब अतिक्रमण हो, यानी कि exceeding the right of private defense, तो in case somebody is causing death then it will not be amounting to the murder, तो ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ऐसा माना जाएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट पर हम लोग बात करने वाले जो इंग्लिश मीडियम के, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक सेकंड इस लाइन पर रहेगा प्लीज। देखिए जो यहाँ पर सेकंड जो एक्सेप्शन है उस पर एक बार नजर डालिए। सेकंड एक्सेप्शन जो इंग्लिश मीडियम के, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सेकंड एक्सेप्शन में जो हम जस्ट पढ़ रहे थे, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, कब मर्डर नहीं है? इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ, जो ऑफेंडर है वो कब काम कर रहा है? एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी। कब प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा है वो? जब या तो पर्सन के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए। फिर कहा गया एक्सीड द पावर गिवन टू हिम बाय लॉ एंड cause the death of person against whom he is exercising such right of defense without premeditation, मतलब बिना पूर्व चिंतन के होना चाहिए। भाई प्राइवेट डिफेंस का कार्य एकदम से होता है, पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होना चाहिए कि आपने पहले से प्लान कर रखा हो और उसके अनुसार किसी ने ऐसा किया हो, फिर वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर प्री मेडिटेशन का नहीं है तो उस सिचुएशन में यहाँ पर इसको किया जा सकता है, इसका बेनिफिट उसको मिल सकता है। फिर देखिए एंड विदाउट एनी इंटेंशन, और फिर यहाँ पर इंटेंशन भी ना हो, ऑफ डूइंग मोर हार्म देन इन इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सच डिफेंस, और कितना हार्म उसको करना चाहिए? जितनी आवश्यकता हो उतनी, उससे अधिक के नहीं। अब यहाँ पर देखिए, चाहो तो आप इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, Jets attempts to horsewhip A not in such a manner as to cause grievous hurt to A. A draws out a pistol. Jed persists in the assault. A, believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoot Jed death. A has not committed murder but not culpable homicide. तो यहाँ पर क्या कहा कि ये जो मर्डर की बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदी मीडियम के, वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ये जो इलस्ट्रेशन आप पढ़ रहे थे, इसी को चाबुक मारने का प्रयत्न किया करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि का को घोर उपति कारित हो। का एक पिस्तौल निकाल लेता है और या हमले को चालू रखता है। का सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने चाबुक लगाए जाने के किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है, गोली से या का वध कर देता है। तो का ने क्या किया? हत्या नहीं की। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ प्राइवेट डिफेंस का मैटर स्टार्ट हो गया, किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया हुआ है यहाँ पर। तो कितना, जितना उसको रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है उतना ही फोर्स यूज करना चाहिए, उससे अधिक नहीं। तो उसने क्या किया, सीधे चाबुक को रोकने के लिए और भी दूसरे तरीके हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उतने बल को यूज कर दिया जो आवश्यकता नहीं थी। मतलब चाबुक के लिए गोली चलाना एक अलग ही दिख रहा है कि हाँ भाई ये मर्डर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये हत्या की कैटेगरी में ना आते हुए ये किस में चला गया? कल्पेबल होमिसाइड में। तो यहाँ पर ये प्राइवेट डिफेंस का थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिल जाता है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, थर्ड जो एक्सेप्शन था, थर्ड एक्सेप्शन किससे रिलेटेड था? जैसे मैंने आपको जस्ट यहाँ पे लिखा था, देखिए जरा ध्यान दीजिए। यहाँ बात की गई थी कि जब लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण या एक्सीडिंग द अथॉरिटी बाय पब्लिक सर्वेंट, उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए,
कहा गया आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। कब नहीं है? यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, जो अपराधी है वो लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अगुस्ता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे। वैमनस्य में नहीं होना चाहिए, और अगर वो कोई भी लोक सेवक और वो अपने कर्तव्य के निर्वहन में ऐसा कर देता है तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। फोर्थ नंबर जो एक्सेप्शन है, इस पर एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, आपराधिक मानववध हत्या नहीं। कब? यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना। कब हो? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट्स पर नजर डालिए कि जब वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना होना चाहिए और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या आपराधिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। तो इस कंडीशन में जो आप फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देख रहे थे, एक बार नजर डालिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, कोई आकस्मिक लड़ाई हो जाए, सडन फाइट हो जाए, तो ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन का एक पार्ट है। और इसमें भी अगर किसी की डेथ हो जाती तो उसको यहाँ पर मर्डर की कैटेगरी में काउंट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसा यहाँ कहा गया फोर्थ एक्सेप्शन पे, आपराधिक मानववध हत्या नहीं। कब? जब वह मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन के बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण आपराधिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो तब। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण पर एक नजर डालिए। कहा गया ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है। फिर जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक्सेप्शन नंबर आप 4 पढ़ रहे थे, यहाँ पर 4 पर नजर डालिए। कहा गया कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट meditation in a sudden fight in the heat of passion upon a sudden quarrel and without the offenders having taken undue advantage or acts in a cruel or unusual manner। तो देखिए यहाँ पे जैसे कहा गया ना, if it is committed without premeditation, और कब? इन सडन फाइट में। फिर द हीट ऑफ पेशन अपॉन द सडन क्यूरल, जब ऐसी सिचुएशन हो, और विदाउट द ऑफेंडर्स हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज, और अनड्यू एडवांटेज भी ना ले रहा हो, और एक्टेड इन क्यूरल और अनयूजुअल मैनर। तो इन सिचुएशन में अगर होता है तो यहाँ पर जो कल्पेबल होमिसाइड है इज नॉट मर्डर, ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, जैसा ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, कौन सा एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं? 4। तो जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि टोटल 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, अगर वो उन अपवादित दशाओं को छोड़कर एक्सेप्ट द, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, जो डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे एक नजर डालिए। क्या कहा गया? एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, तो वो कितने हैं? 5। कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if the act by which the death is caused done with the intention of causing death, जब डेथ की जाती है किसी की और causing death, उन एक्सेप्शंस को छोड़ करके। तो जिसमें से हमने 4 पढ़ लिए, लास्ट वाला और देख लेते हैं 5 में क्या दिया है। आप यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन नंबर 5 यहाँ बात की गई है, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused being above the age of 18 years, कोई व्यक्ति जिसकी एज 18 ईयर्स हो, सफर डेथ और टेक्स द रिस्क ऑफ डेथ विद हिज ओन कंसेंट, जब वह अपने ओन कंसेंट के द्वारा ऐसा करता है तो यहाँ पर वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ इसको भी एक नजर डाल लीजिए। ए बाय इंस्टिगेशन वॉलंटरली कॉज डेथ,
ये क्या कर रहा है, वाई इंस्टिगेशन वॉलंटरली कॉज सैड ए पर्सन अंडर 18 years of age to commit suicide. Here on account of Chad's youth he was incapable of giving consent to his own death. He has therefore abetted murder. तो जहां पर सबसे पहले एज क्राइटेरिया देखिए, कितनी एज की बात की गई, 18 ईयर्स की। जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर इसको समझाते हैं। देखिए एक्सेप्शन में 5 नंबर पर नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं, कब, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए। इलस्ट्रेशन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, कहा गया या जो 18 वर्ष से कम आयु का है, एक या नाम का व्यक्ति है जिसकी एज 18 वर्ष से कम है, उकसा कर का उससे स्वेच्छा आत्महत्या करवाता है और उसे अबेटमेंट के थ्रू क्या करवा देता है, आत्महत्या के लिए, या कम उम्र होने के कारण या अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए का ने हत्या का दुष्प्रेरण किया हुआ। देखिए जो 5 नंबर का एक्सेप्शन जो है यहाँ पर, सबसे पहले तो कहा गया कि यदि वह जिसकी मृत्यु कारित की जाए 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु कारित होना सहन करे या मृत्यु की जोखिम उठाए, तो यहाँ पर ये मर्डर की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन जिसकी एज 18 ईयर से कम है, जैसे आपने जस्ट अभी इलस्ट्रेशन में पढ़ा, तो यहाँ पर ये मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। जिनकी एज 18 ईयर्स है, कभी कभी वो खेल के मैदान में या किसी में इस टाइप के वो कंसेंट दे देते हैं जिसमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है, तो यहाँ पर वो डेथ की कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन जब 18 ईयर्स के बिलो है कोई व्यक्ति और वो अपनी कंसेंट दे रहा है, इनकी कोई व्यक्ति उसे दुष्प्रेरित कर रहा है, इनकी अबेटमेंट उकसा करके उसे आत्महत्या करवाता है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी यहाँ माना जाएगा कि उसने यहाँ पर मर्डर कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो सेक्शन 300 के जो और ग्राउंड्स हैं उस पर हम एक बार विचार कर लेते हैं। आप इस डेफिनेशन को पढ़िए, ये आपको क्लियर हो जाएगी। क्या क्या कहा गया, इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये एक बुक में बना हुआ चार्ट है, जहां से मैंने इसको लिया। देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप समझिएगा क्या है। कहा गया मानववध जो हत्या नहीं है, उनके ये ग्राउंड्स हैं। कल्पेबल होमिसाइड विच इज नॉट मर्डर, इस पर एक बहुत इस टाइप से चलता है कि भाई मर्डर है कि नहीं है, कैसे निश्चित किया जाए, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की डेफिनेशन लगभग एक जैसी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे काम में क्या किया है, यदि पूर्व चिंतन के बिना कारित हो, इफ कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन, तो मानववध हत्या नहीं है। फिर खामे देखिए जरा, यदि एकाएक झगड़े या लड़ाई के कारण भावावेश में कारित हो, इफ कमिटेड इन द सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन सडन क्यूरल। सी में देखें, अपराधी ने अपनी स्थिति का नाजायज फायदा ना लिया हो, विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज। घा में देखें, यदि अपराधी ने क्रूरता या असामान्य तरीका अपनाया हो, ऑफेंडर नॉट हैविंग एक्टेड इन अ क्रूरल और अनयूजुअल। तो ये जस्ट हम लोगों ने अभी जो पढ़े हुए हैं ग्राउंड्स, उसके आधार पर ये इन्होंने एक बनाया हुआ कि समझाने के लिए लोगों को कि आप इस टाइप से समझा सकते हैं। अब इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन पर एक बार नजर डाल देते हैं। देखिए सेक्शन 300 आप जो पढ़ रहे हैं, यहाँ कहा गया कि एथिस्मिन पश्चात अबाधित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। कौन सी अबाधित दशाएं, जो जस्ट आपने 5 टाइप की थी जो आपने पढ़ा, जिनका शॉर्ट व्यू अगर आप देखना चाहें याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए कौन कौन से थे। फर्स्ट एक्सेप्शन था जिसमें कहा गया था गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मिलता है, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकंड यहाँ पर बात की गई व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। थर्ड यहाँ पर बात की गई है लोक सेवक द्वारा शक्ति का अतिक्रमण, यानी एक्सीडिंग द अथॉरिटी बाय द पब्लिक सर्वेंट। और फोर्थ में बात की गई आकस्मिक लड़ाई यानी सडन फाइट। और 5 में बात की सहमति से की गई मृत्यु, डेथ बाय कंसेंट। और ये 5 टाइप के एक्सेप्शंस हैं जिनकी बात की जा रही है यहाँ पर डेफिनेशन में, कि अगर एथिस्मन पश्चात अबाधित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध क्या है, हत्या है, तो बाकी के सब में क्या हो जाएगा, ये मर्डर की कैटेगरी में आएगा।
यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। कोई भी कार्य ऐसा हो जो डेथ करने के इंटेंशन से किया गया हो। यहाँ पर आशय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु कारित करने के आशय से, इस पर आपको ध्यान रखना है। कैसे किया गया हो, कोई भी कार्य करके। सेकेंड, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उस पर एक बार नजर डालते हैं। देखो सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित करना संभव है जिसको वह अपहानि कारित की गई है। तो यहाँ कहा गया कोई यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, मतलब कोई भी ऐसी चोट पहुंचाना शरीर को जिससे किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। तो ऐसी शारीरिक क्षति की अगर प्रकृति के मामूली अनुक्रम में उसकी डेथ होना स्वाभाविक है, ऐसी कोई भी करता तो। फोर्थ नंबर पॉइंट में नजर डालिए, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी यदि संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मर्डर की कैटेगरी में आ जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे का, खा, गा, घा, ये 4 टाइप के यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिए गए, जिसमें ये बताया गया कि भाई कौन सा मर्डर है, कौन सा मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इंग्लिश मीडियम में हैं जो उनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बार देखिए, जरा ध्यान दीजिए, जो आप डेफिनेशन पढ़ रहे थे सेक्शन 300 के, उसके ग्राउंड्स पर एक बार नजर डालिए। यहाँ बात की गई मर्डर, एक्सेप्ट इन द केस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात की गई, जो एक्सेप्शंस की बात की गई, जो 5 टाइप्स के जस्ट आपने पढ़े, और फिर कहा गया इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज इज डन, कैसे, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। अगर वो इंटेंशन के साथ कुछ किया जाए तो बिल्कुल उसको मान लिया जाएगा कि ये मर्डर की कैटेगरी में है। सेकंड पॉइंट्स पर एक बार नजर डालिए, इफ इट इज डन विद द इंटेंशन, क्या, कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, अगर कोई ऐसी बॉडी इंजरी है एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ द पर्सन टू whom द हार्म इज कॉज, जिससे ऐसा संभव है कि उसकी डेथ हो सकती है, कोई भी ऐसा इंजरी किया गया बॉडी। तो थर्ड पॉइंट पर जरा नजर डालेगा यहाँ पर, if it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to inflict it is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। जहां पर देखिए if the done with the intention of causing bodily injury or any person and the bodily injury intended to inflict is sufficient in the ordinary course, जहां पर ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट हो कि किसी व्यक्ति की डेथ हो सकती है ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो उस सिचुएशन में भी मर्डर की कैटेगरी में काउंट हो जाता है। फोर्थ नंबर पर नजर डालिए, इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट नोज दैट इट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid, या ऐसा कोई भी ऐसी रिस्क की जा रही जिससे किसी व्यक्ति की डेथ होना स्वाभाविक हो। इसमें देखिए 4 टाइप्स की यहाँ पे इलस्ट्रेशंस दिए गए, एक बार इलस्ट्रेशंस को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट ए shoots Jed with the intention of killing him, Jed dies in consequences, A commits murder। तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। जो लोग हिंदी मीडियम के वो भी एक बार नजर डालिए। देखिए का में कहा गया, या को मार डालने के आशय से का उस पर गोली चलाता है, सीधा सीधा परिणाम स्वरूप या मर जाता है, का हत्या करता है। का में देखिए जरा, का यह जानते हुए कि या ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभव है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे। का को जब ये पता हो
कि वह व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और उसको अगर उसके ऊपर कोई भी इसको ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे उसकी डेथ हो सकती है। तो कहा गया देखिए शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है, मतलब हमला कर देता है या उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है, का हत्या का दोषी है। अब आगे जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त ना होता, किंतु यदि का यह जानते हुए कि यह रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति की मामूली अनुक्रम में ना मरता, तो यहाँ का यद्यपि शारीरिक क्षति करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर दोनों पॉइंट्स इन्होंने क्लियर किए हैं। फर्स्ट कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंशन होता तो हत्या का दोषी है। फिर आगे देखिए यहाँ पे, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त ना होता, अगर भले ही वो किसी दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति था उसको मारता, उस चोट से वो व्यक्ति ना मरता, किंतु यदि का यह जानते हुए कि यह रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में ना मरता, तो यहाँ का यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो तो हत्या का दोषी नहीं है। यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था जिससे प्रकृति की मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए। यहाँ पे आप एक चीज समझिए, देखिए किसी व्यक्ति, जैसे हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि ए है और इसको बी से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो बी की ये क्या करना चाहता है, डेथ करना चाहता है। उसको मालूम है कि बी हार्ट से या कोई ऐसा रोग है जिससे वो पीड़ित है और उसको ऐसी जगह चोट पहुंचाई जाए तो इसकी डेथ हो सकती है। तो ए ने इसको एक मुक्का मारा उसी जगह पर जहां पर इसको चोट लगी है, इसको पहले से पता होना चाहिए। तो अगर ये करता है तो ये किस में आ जाएगा, डेथ की कैटेगरी में। अब दूसरी सिचुएशन थोड़ी सी समझिए। तो फर्स्ट तो ये सीधे सीधे से कहा भाई ये डेथ है। सेकेंड में क्या है, ए को यहाँ पर पता नहीं है पर वो बी को जनरली ऐसी मजाक मजाक में थोड़ा सा ऐसे मार देता है हल्का सा। इससे नॉर्मल जो व्यक्ति होता उसकी डेथ नहीं होती। अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जैसे जनरली आपने देखा फ्रेंड्स से आते हैं पीछे से एक छोटा सा दिया तो एकदम थोड़ा सा एक मुक्का दिया है, ऐसे थप्पड़ मार दी, तो उसे व्यक्ति को मालूम है कि इससे डेथ नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति ए को ये मालूम नहीं है कि बी ऐसे किसी रोग से पीड़ित है कि अगर उसको इतनी चोट पहुंचा दी जाए जिससे उसकी डेथ हो जाए, तो यहाँ पर ये ए मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि इसका ना तो यहाँ इंटेंशन है ना ही इसे पहले से कोई प्री मेडिटेशन है कि इसको पहले से पता चल रहा हो कि इसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है। जब ये कंडीशन हो तो ऐसा माना जाएगा कि इसने मर्डर नहीं किया। तो ये जो खा नंबर का आप देख रहे हो, कई बार ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से पार्ट पार्ट करके ये पूछते हैं। देखो यहाँ से ये स्टार्ट होगा, जैसे ये हत्या का दोषी है तो जनरली ये ऊपर का हिस्सा वो छोड़ देते हैं, यहाँ ये वाला क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। आपको यहाँ पूछेगा कि यदि का यह जानते हुए कि किसी रोग से ग्रस्त उस पर हमला प्रहार करता है तो कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति मामूली प्रकृति में ना मरता, तो यहाँ का यदि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो तो हत्या का दोषी नहीं है। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा हत्या का दोषी है, क्योंकि ये इसका यहाँ पर वो करा। इसके बाद यहाँ कहा जाएगा हत्या का दोषी नहीं है यदि ये पार्ट यहाँ से अलग हो जाता है। देखो मतलब समझिएगा, यहाँ से ये पार्ट, ये यहाँ से ये इतना हिस्सा अलग है, बाकी का पूरा पार्ट ये ऊपर के इसके कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये हत्या का दोषी है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। कहा गया ए knowing that Jed is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with the intention of causing bodily injury. Jeds die in consequence of the blow. A is guilty of murder, although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death. भले ऑर्डिनरी कोर्स में ना हो इतना, of a person in a sound state of health. But if A, not knowing that Jed is living under the disease, gave him such a blow as would not the ordinary course of nature
kill a person in a sound state of health, Care A, although he may intended to cause bodily injury, is not guilty of murder if he did not intend to cause death or such bodily injury as in the ordinary course of nature would cause death. नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर वही दो चीजों की बात की गई कि कब इंटेंशन हो और वो व्यक्ति इतना उसको पहुंचाए कि भाई इसको चोट यहाँ मारने से, कोई हार्ट का पेशेंट है उसके हार्ट पर ही अगर प्रेशर डाल देंगे तो स्वाभाविक उसकी डेथ हो जाएगी, और जिसको पता नहीं है और फिर वो अचानक से मार देता है तो यहाँ पर वो डेथ नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सी नंबर पॉइंट्स पर, ए इंटेंशनली गिव्स जेड आ स्वॉर्ड कट, इंटेंशनली कर रहा है, or club bound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature, Z dies in consequences. Here A is guilty of murder, although he may not have intended to cause Z's death. जो हिंदी मीडियम के वो भी थोड़ा सा एक बार इस पर नजर डाल दीजिएगा। देखिए क्या किया है यहाँ पर, या को तलवार या लाठी से एक ऐसा घाव शासक करता है जो प्रकृति की मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है का हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय या की मृत्यु कारित करने का ना रहा हो। तो यहाँ पे देखिए सीधी सीधी से कि अगर किसी व्यक्ति को इंटेंशनली कट लगाया जाए या कोई भी ऐसा किसी तलवार से किसी को चोट पहुंचाई जाए या कोई भी ऐसी चोट पहुंचाई जाए जिससे डायरेक्ट डेथ हो जाती है तो सीधे सीधे सी डेथ की कैटेगरी में। देखिए ये इलस्ट्रेशंस को आप ध्यान रखिएगा, आईपीसी के जनरली ना इलस्ट्रेशंस को कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो उन पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए घा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है तो उसमें जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया, कहा गया कि का किसी प्रति हेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी पिस्तौल चलाता है, कोई कारण नहीं है फिर भी उसको भरी पिस्तौल चलाता है और उसमें से एक का वध कर देता है, का हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु कारित करने की उसकी पूर्व चिंतित परिकल्पना ना रही हो। लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ पर अगर कोई पिस्तौल चलाएगा जब यहाँ कोई कारण ही नहीं है तो यहाँ पर किसी न किसी की डेथ होना स्वाभाविक है, तो ये मर्डर की कैटेगरी में काउंट होगा। जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। बी नंबर का इलस्ट्रेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड cannon into a crowd of persons and kills one of them. A is guilty of murder, although he may not have had a premeditated design to kill any particular individual. भले ही देखिए कोई विदाउट एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं है, फायर आ लोडेड कैनन इनटू द क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम, और उनमें से किसी एक को भी मार देता है तो यहाँ पर ए गिल्टी ऑफ मर्डर, तो ए को किसके लिए मर्डर के लिए गिल्टी किया जाएगा। अब यहाँ पर जरा नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग कुछ पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। 302 की तरफ एक बार नजर डालिएगा। यहाँ पर मर्डर के लिए जो बात की गई है, पनिशमेंट फॉर मर्डर, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको भी डेथ का पनिशमेंट दिया जा सकता है या इम्प्रेशनमेंट फॉर लाइफ के लिए दिया जा सकता है और ऑल्सो लाइबल टू फाइन, और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। जो हिंदी मीडियम के वो भी जरा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा क्लास लंबी हो सकती है, इसमें कुछ शॉर्ट चीजें हैं जो आपको दिखाना है, लाइन पे बने रहिए प्लीज। हत्या के लिए दंड, देखिए जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज वगैरह हैं जो इससे रिलेटेड है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मैंने एक बुक के आंसर लिए हुए, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात की गई कि आपराधिक मानववध सेक्शन 299 और 300 में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कुछ केस लॉ है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनैया। आप लोग लाइन पर हैं क्या गाइस? मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म कीजिए प्लीज। समझ में आ रहा है इतना सभी को? ओके, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए क्या कहा गया, आपराधिक मानववध तथा हत्या के बीच के अंतर
अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी वह वास्तविक हैं। कैसे? देखिए, एक केस है आंध्र प्रदेश राज्य बनाम पुनैया के बाद में निश्चित किया गया कि यदि अभियुक्त का अपराध धारा 300 में उल्लिखित 4 खंडों में से किसी के भी अंतर्गत साबित नहीं किया जाता तो वह आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है के लिए दोषी माना जाएगा, ना कि हत्या के अपराध के लिए। तो देखिए, यहाँ सीधी सीधी सी बात की गई कि अगर यहाँ पर बाद में निश्चित किया गया कि अभियुक्त का अपराध धारा 300 में उल्लिखित 4 खंड दिए गए, उन 4 खंडों में से अगर कोई भी साबित नहीं किया जाता है तो वह क्या हो जाएगा? आपराधिक मानववध हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, कौन से हैं वो 4 खंड जो आपने यहाँ पर पढ़े हुए थे। ये लाइन पढ़ रहिएगा एक मिनट। देखिए, सेक्शन 300 के फर्स्ट पॉइंट तो ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जस्ट आपने ये अभी पढ़े हुए। ये जो फोर्थ पॉइंट है, अगर इनमें से कोई भी एक आता है तो ये मर्डर की कैटेगरी में आता है। अगर इनमें से ये एक भी साबित नहीं किए गए तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ अगर ये साबित नहीं किए गए तो ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेकंड में यहाँ पर बात की गई है। न्यायाधीश मेलविन ने एक जो फेमस केस है आर बनाम गोविंदा, इस केस में इन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से किया हुआ। देखिए जरा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। न्यायाधीश यहाँ पे कौन थे? मेलविन। ये केस बहुत ही फेमस है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसमें एक प्रमुख बाद में आपराधिक मानववध और हत्या के बीच अंतर स्पष्ट किया, जो आज भी न्यायालयों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। कौन सा केस है? आर बनाम गोविंदा। इस बाद में अभियुक्त ने अपनी 15 वर्षीय पत्नी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर घुटना रखकर उसके चेहरे पर 2-3 मुक्के से प्रहार किया। उक्त महिला के मस्तिष्क से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड दिया, परंतु जब मृत्युदंड की संपुष्टि के लिए मामला मुंबई उच्च न्यायालय में आया तो न्यायाधीश मेलविन ने अभी निर्धारित किया कि चूंकि अभियुक्त का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था और न ही उसके द्वारा पहुंचाई गई क्षति इस प्रकार की थी कि उसे घटना की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त माना जा सके, पर इतनी चोट नहीं थी कि उसकी डेथ हो जाए, अतः अभियुक्त आपराधिक मानववध के लिए दोषी था, न कि हत्या के लिए। ये किसमें किया गया? आर बनाम गोविंदा का जो केस था इसमें डिसाइड किया गया, ये अपील में जाकर के। पहले तो यहाँ जो सत्र न्यायाधीश थे इन्होंने उसको हत्या के लिए दोषी ठहराया और मृत्युदंड दिया, लेकिन बाद में जो बम्बई उच्च न्यायालय में जब ये मैटर गया तो उसे यहाँ पर बदल दिया गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इस संदर्भ में न्यायाधीश मेलविन ने धारा 299 और 300 में निम्नलिखित विभेद किया। यहाँ उन्होंने डिफरेंस बताया। डिफरेंस क्या है? देखिए जरा ध्यान दीजिए। फर्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि सेक्शन ये 299 के और ये 300 पर एक नजर डालिए। देखिए, कहा गया कि कोई व्यक्ति आपराधिक मानववध तब करता है जब कार्य जिससे मृत्यु की गई है नंबर का मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। और यहाँ पर क्या कहा गया? सेक्शन 300 में मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। सेम खा में देखिए, ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित होना संभव हो। तो ये किसमें होगा? आपराधिक मानववध में। ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधकर्ता जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु होना संभावित है जिसको वह क्षति कारित की गई है। ये उसको 100% क्लियर होना चाहिए। पर यहाँ पर देखो एक सस्पेंस की बात की गई। कल्पेबल होमिसाइड में जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ सस्पेंस की बात की गई कि उसकी डेथ हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ अपराधकर्ता जानता हो कि इसकी डेथ हो सकती है। तो गांव में जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस ज्ञान से किया गया हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाना संभव है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? मर्डर में किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो कार्य की प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। इसके लिए मृत्यु कारित करने के लिए अगर पर्याप्त हो तब। अब या फिर इसी का एक और यहाँ दिया गया, देखिए, इस ज्ञान के साथ किया गया हो कि वह कार्य आसन संकट से इतना परिपूर्ण है कि हर अधिसंभाविता के अंतर्गत उस कार्य से मृत्यु कारित हो जाएगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभव है। कार्य ही इतना आसन संकट है कि उसमें जनरली व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ऐसा है। तो फिर यहाँ ऐसा मान लिया जाएगा कि उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो यहाँ मान लिया जाएगा कि उसने मर्डर किया हुआ है। आप जरा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ था, इसके बाद एक और केस था सम्राट बनाम इंदु बेग का। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए एक बार। इसमें क्या किया गया कि इस बाद में न्यायाधीश स्ट्रेट जो थे ने आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट करते हुए निश्चित किया कि आशय सहित कारित मृत्यु या इस ज्ञान के साथ किया गया कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित होने की संभावना प्रायः निश्चित ही है, तो प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध होगा। जहां पर निश्चित है कि संभावना है कि उसकी डेथ होना निश्चित है, तो वहां पर क्या मान लिया जाएगा कि हत्या का अपराध है। और जबकि इस ज्ञान के साथ किया गया कृत्य जिसकी परिणति मृत्यु में होने की संभावना हो, वो आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है। तो दोनों में इन्होंने बेसिक अंतर किया कि जहां पर श्योरिटी हो कि निश्चित है वहां पर, तो ये तो हत्या का अपराध होगा, और जहां पर संभावना हो सकता है बच भी जाए, तो यहाँ पर ये हत्या की कोटि में नहीं आएगा, आपराधिक मानववध की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर निम्नलिखित 5 प्रकार के मानववध हो सकते हैं, जिनमें प्रथम 4 हत्या की कोटि में आते हैं। तो कौन कौन से हैं? देखो, फर्स्ट, कोई ऐसा कृत्य जो किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, हत्या है। कोई ऐसा शारीरिक क्षति कारित की गई हो जो उसे कारित करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना है। तीसरा, ऐसी शारीरिक क्षति जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। फोर्थ, ऐसी शारीरिक क्षति जो इस ज्ञान से कारित की गई हो कि वह आसन संकट से इतनी परिपूर्ण है कि उससे हर संभव मृत्यु कारित हो जाएगी। ये 4 जो पॉइंट है वो हत्या की कैटेगरी में आ जाएंगे। पर जो 5 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये बताया गया, ऐसा कोई कार्य जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, फिक्स नहीं हो, संभावना हो, तो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए, उल्लेखनीय है कि मृत्यु कारित करने के लिए जानबूझकर पहुंचाई गई शारीरिक क्षति का मामला 1, 2, 3 के अंतर्गत आएगा। और इससे रिलेटेड और भी केस लो हैं जो आप अपनी बुक से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि और ज्यादा लंबी क्लास ना हो, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की गई, पर हाँ इसमें सारी चीजों को कवर कर लिया गया। तो कल जो पढ़ाया गया था उसका वीडियो भी ऑलरेडी है, आप चाहो तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ। दूसरा, इनको साथ साथ आपको बैरिट के साथ साथ आपको पढ़ना है इनको, और फिर इनको ये सारे पॉइंट्स आपको मैच करने हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछना है? प्लीज जल्दी से बताइए। नहीं? ओके गाइस,